Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Awasthi Edu Hub. आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू कवर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल यू विल बी गेटिंग द एंटायर बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री। हर वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट सेमेस्टर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम वन शॉट में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कवर करेंगे विच इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट यूनिट। राइट, चलिए सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शनल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, सिर्फ दो बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहली चीज, अब की बार आपके पास स्टेटर पर थ्री फेज वाइंडिंग नहीं होती है, बल्कि स्टेटर पे आपको एक सिंगल फेज वाइंडिंग मिलती है। इंडक्शन मोटर के केस में आपको स्टेटर पर थ्री फेज वाइंडिंग मिल रही थी, यहां पर सिंगल फेज वाइंडिंग मिल रही है। दूसरा, आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिया जाता है जो स्टार्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग थी, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। दैट मींस अगर आप इस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक अ सेपरेट प्रोविजन। ये बेसिक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है थ्री फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अब अगर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग समझना है तो इसका वर्किंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और दूसरा है आपका क्रॉस फील्ड थ्योरी। बट बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ही आपके सिलेबस में है। ये थ्योरी समझने से पहले आपको एक बहुत जनरल सा बेसिक सा डायग्राम दिखा देता हूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अगर आपके सेमेस्टर में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये बेसिक डायग्राम बना सकते हो। इस डायग्राम में खास बात देखिए, ये आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई है, थ्री फेज RYB ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल फेज एसी सप्लाई है। ये सिंगल फेज एसी सप्लाई वाला वाइंडिंग आपका पोल शू पर बंधा हुआ है। राइट, दिस इज योर सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग। अगेन मैंने आपको बोला इसका रोटर स्क्विरल केज होता है। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपके पास दो टाइप के थे, वैसे यहां पर हम स्क्विरल केज रोटर यूज करते हैं। तो दिस इज द स्क्विरल केज रोटर। राइट, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। आपको ऑलमोस्ट हर साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये थ्योरी है क्या। देखिए, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई एक साइनसोइडल फ्लक्स है, मान लीजिए फाइम हमारा फ्लक्स है, तो इस सिंगल साइनसोइडल फ्लक्स को हम दो रोटेटिंग फ्लक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा भी, कि ये सिंगल फ्लक्स दो ऐसे फ्लक्सेस का कॉम्बिनेशन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। आप सिंक्रोनस स्पीड जानते हो, दैट इज 120F/P। तो एक सिंगल ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को हम दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने वाले फ्लक्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल फ्लक्स के मैग्नीट्यूड का आधा होता है। बस यही आपकी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है। अब ये थ्योरी यहां पर अप्लाई कैसे होती है, देखिए, जब आप एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो तो देखिए सेल्फ स्टार्टिंग तो वो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी नहीं। तो स्टार्ट करते समय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक टू फेज मोटर में कन्वर्ट हो जाती है। हम दो वाइंडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। राइट, ये अभी मैं आपको स्टार्टिंग मेथड में समझाऊंगा कि कैसे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम करती है। बट जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको इसी स्लाइड में समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये दोनों फ्लक्स किसी टाइम t के बाद पोजीशन A और पोजीशन B पे आ गए। अब इस डायग्राम को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये भी मेरा φm/2 है, भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्लक्सेस। एंड खास बात क्या है, उनका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो आप जानते हो किसी भी वेक्टर का रेजोल्यूशन, अगर एक वेक्टर f है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है f sin थीटा। यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करूंगा, वेरी सिंपल।
आप मुझे बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m/2 cos थीटा इस वेक्टर की वजह से, और इस वेक्टर की वजह से भी 5m/2 cos थीटा। तो दोनों वेक्टर्स का जो, या दोनों फ्लक्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा 5m/2 sin थीटा, यहां पर भी आ जाएगा 5m/2 sin थीटा। तो अब ध्यान से अगर आप अपने डायग्राम को देखोगे तो ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 5m/2 cos थीटा प्लस 5m/2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लक्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5m cos थीटा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर थीटा का वैल्यू वेरी करता जाएगा तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स भी वेरी कर जाएगा, और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है। हमें एक सिंगल ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल फ्लक्स को कन्वर्ट करना है दो अलग अलग फ्लक्स में। तो आप देख रहे हो ना कैसे 5m/2, मान लेता हूं t टाइम के बाद पोजीशन A और पोजीशन B पे थे, जब मैंने इन्हें रिजॉल्व किया तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 5m cos थीटा। अब थीटा के वेरी करने के साथ साथ आपका रिजल्टेंट फ्लक्स भी वेरी कर जाएगा। एक और इंस्टेंट देखते हैं, मान लेते हैं किसी टाइम पे ये यहां पहुंच गए। अब जिस समय ये यहां पहुंच गए, इसका मतलब अगर आप वेक्टर को रिजॉल्व करो तो ये भी 5m/2 है, ये भी 5m/2 है। अब इस इंस्टेंट पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है नहीं, और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो जीरो आ जाएगा। ठीक, अब ये फर्दर मूव कर रहे हैं, फर्दर मूव करने के बाद ये यहां पहुंच गए। जब ये यहां पहुंच गए तो अगेन ये -5m हो जाएगा। भाई इस इंस्टेंट पे आप मुझसे पूछो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंस्टेंट पे थीटा कितना है, तो देखो बेटा इस इंस्टेंट पे थीटा तो 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री आप यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो फाई आर की वैल्यू 5m ही तो आ जाएगी। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर फ्लक्स तो 5m था, आपने 5m cos थीटा लिख दिया। तो बेटा थीटा तो 0 है ना, क्योंकि थीटा मैं कहां से ले रहा हूं, थीटा तो मैं यहां से ले रहा था ना, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट पे मैं थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे तो मैक्सिमम फ्लक्स 5m मिल जाएगा। ऐसे ही जब मैं इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे, तो मुझे बताओ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां से मेजर करना चालू किया था। मेजर करते करते जब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए तो ये एंगल तो 180 डिग्री हो गया ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज बेटा -1, cos 180 डिग्री इज -1। तो आप मुझे बताओ क्या फाई आर की वैल्यू -5m नहीं हो जाएगी? तो आपने एक चीज नोटिस की, आपका फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स 5m से शुरू हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -5m हुआ, फिर 0 होगा, फिर 5m होगा, फिर 0, फिर -5m, फिर 0। तो एक सिंगल फ्लक्स, इसको आपने दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले फ्लक्सेस की हेल्प से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसी चीज को मैं डायग्राम से बताऊं तो मुझे बताओ क्या ये वाला पार्ट 0 पे ये 5m था, जैसे ही मैं 90 पे आया, भाई व्हाट इज cos 90, आपने फाई आर की वैल्यू निकाली है 5m cos थीटा। व्हाट इज, अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो आपको पता है cos 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो cos 90 पे फ्लक्स 0, अगेन 180 पे आप आए तो अगर ये 5m था बेटा तो ये -5m हो गया। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हो। भाई सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको इतनी कहानी ही नहीं पता है कि आप 4-5 नंबर में ये लिख सको, लेकिन अगर ये मैथमेटिकल पार्ट आपको क्लियर हो गया तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो आपका फ्लक्स ऑल्टरनेट कर रहा है, राइट। तो आपने क्या जनरेट कर दिया, आपने एक सिंगल फ्लक्स को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले फ्लक्सेस में कन्वर्ट कर लिया, राइट।
अब आपका मोटर का कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है क्या, राइट। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है ये समझिए। देखिए आपने एक फ्लक्स को दो फ्लक्सेस में तोड़ा था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर एक ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या करते हैं एक फ्लक्स को फॉरवर्ड मान लेते हैं, राइट। जो फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स है उसके लिए स्लिप निकालते हैं भाई, व्हाट इज एस, एस आप जानते हो दैट इज एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस। यहां पर मैंने एनआर की जगह एन लिया हुआ है क्योंकि हमने रोटर स्पीड एन ले रखी है, आरपीएम। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, एनएस से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1 माइनस एन अपॉन एनएस, तो आपको एन अपॉन एनएस की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एस। ये क्या था, ये फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स के लिए था। अगर आपका रोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो बेटा अगर आपने वहां पर एन लिया था तो यहां पर माइनस एन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस एन लेके सॉल्व करोगे तब आपको एन अपॉन एन एस का वैल्यू मिल जाएगा, या आपको स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा 2 माइनस एस। 1 प्लस एन अपॉन एन एस इज 1 प्लस एन अपॉन एन एस का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहां पर एन अपॉन एन एस इज नथिंग बट 1 माइनस एस, तो जब आपने इसकी जगह 1 माइनस एस सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस एस। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जो बैकवर्ड स्लिप है दैट इज 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, या बैकवर्ड स्लिप प्लस फॉरवर्ड स्लिप इज नथिंग बट 2। तो यहां पर दिस इज स्पीड। अगर कोई आपसे स्पीड टॉर्क की बात कर ले तो कैसे निकालोगे, ये वाला जो आपका ग्राफ है ये फॉरवर्ड टॉर्क है, ये वाला जो आपका ग्राफ है ये रिवर्स टॉर्क है। आप देख रहे हो, दिस इज योर रिवर्स टॉर्क। ये आपको क्लॉकवाइज मूव करा के दे रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा के दे रहा है, और किसी भी पॉइंट पर जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी फॉरवर्ड टॉर्क प्लस बैकवर्ड टॉर्क। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों शेडेड ग्राफ्स का वो ये आएगा। So this will be the resultant torque for a single phase induction motor. Again, अगर आपके पास 4 या 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बहुत कंटेंट मिल गया, पेजेस भरने के लिए भी और याद रखने के लिए भी। बहुत ज्यादा कहानी याद करना मुश्किल है, बट ये आई गेस आप समझ पा रहे हो, ठीक है। दो चीजें हमने देखी, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को मैथमेटिकली एनालाइज किया, देखा कि कैसे सिंगल फ्लक्स दो फ्लक्स में कन्वर्ट हो रहा है और कैसे आपको एक ऑल्टरनेटिंग वैल्यू मिल रही है। दूसरा, ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शंस में मिलता है। तो रोटर का सेंस क्या है, एक बार फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ मूव करना, एक बार पीछे की तरफ मूव करना, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपका रोटर मूव ही नहीं करता। क्यों मूव नहीं करता, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अगर रोटर आपका मूव ही नहीं करेगा तो आपकी मोटर कभी भी अपने आप स्टार्ट हो ही नहीं सकती। दिस इज द रीजन व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट जो हमने किया है दिस वन, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू थॉरली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है ये वाला पार्ट अगर आप लिखते हो तो ऑब्वियसली यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, क्योंकि अदरवाइज थ्योरेटिकल लिखोगे तो एग्जामिनर 7 में 4 5 बहुत ज्यादा 5, इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स और ये वेक्टर वगैरह डायग्राम वगैरह बना दोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। यू हैव, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल छोड़ के आए हो, तो ये कंटेंट आपको ज्यादा चांसेस दे देता है अच्छा स्कोर करने का, राइट। चलो अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है, जो कि ये नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि आपका रोटर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 2 फेज मोटर में कन्वर्ट कर लो, कब, जिस समय आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग, जिसको हम स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, ये ऐड करते हो। देखिए मेन स्टेटर पे मेन वाइंडिंग तो होती ही है, मेन वाइंडिंग के साथ साथ आप एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी ऐड करते हो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और खास बात क्या है,
दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री अपार्ट होती, 90 डिग्री मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का फेज होता है एंड दे आर कनेक्टेड पैरेलल। की पॉइंट्स क्या है, अगर आपको इसको स्टार्टिंग बनाना है तो आपको एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी, दूसरा ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होंगी, तीसरा दोनों 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होंगी, मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए, कितना, आइडियली 90 डिग्री। फाइन। अब ये आपका डायग्राम है, ये आपकी नॉर्मल मोटर थी, दिस वाज द मेन वाइंडिंग। इस मेन वाइंडिंग के अलावा आपने ये स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी, इन स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, तो ये पार्ट ध्यान रखिएगा। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्टेड है, किस मेथड से हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिस पे हम मोटर को 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी बोलते हैं। बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान से आप देखोगे तो ये आपकी मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस है, अपना रिएक्टेंस है, जिसको मैं RM और XM से लिख रहा हूं। मेन वाइंडिंग के अलावा आपके पास एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी अपना रेजिस्टेंस है, जिसको मैं RA और XA से लिख रहा हूं। दिस इज योर मेन करंट। आपका मेन करंट आई दो करंट्स में टूट गया, एक आपका मेन वाइंडिंग में चला गया, एक आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग में चला गया। और कंस्ट्रक्शनल डिटेल समझाते समय जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, यू हैव अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो स्टार्टिंग के समय काम आता है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपने क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, मैंने हाईलाइट कर दी है, मेन वाइंडिंग का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, मेन वाइंडिंग का जरा ध्यान से देखो, RM की वैल्यू कम है, RM इज वेरी लो, ठीक है, एंड XM इज वेरी हाई, ये मेन वाइंडिंग का होता है। जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या होता है, RA का वैल्यू हाई होता है और XA का वैल्यू कम होता है। अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली RM अपॉन XM ये वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, RA अपॉन XA से, राइट। अब मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों में ही आप ध्यान से देखोगे तो इंडक्टर लगा हुआ है। अब मैं AC में भी बता चुका हूं, CIVIL, कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट। इसका मतलब आपका वोल्टेज करंट से लीड करेगा। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे, अगर फेजर डायग्राम में आपने वोल्टेज को बेस बनाया है तो करंट को वोल्टेज से नीचे रखाओगे। ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फेस फाई ए मान लो, ये मैंने बना दिया मेन वाइंडिंग का फेस जिसको मैंने फाई एम बना दिया। ठीक है, डायग्राम कैसे याद रखना है, CIVIL। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, क्योंकि आप जब सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो बहुत सारे कंटेंट हो गया, इतना कैसे याद रखोगे, और आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, इंजीनियरिंग की शुरुआत है, अभी तो आपकी उतनी आदत भी नहीं पड़ी है याद रखने की। तो ये छोटे छोटे तरीके याद रखो। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर में करंट लैग्स दी वोल्टेज, तो आपने अगर वोल्टेज को बेस बनाया है तो आपको करंट को नीचे लगाना पड़ेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, आई गेस इसके बाद आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा होता है बेटा आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए, अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तब आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक, कुछ नहीं करना होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सीरीज में आप एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते हो, इसको अपन बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब जरा ध्यान से देखो कैसे याद रखोगे, अभी मैंने आपको बताया CIVIL, कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज। तो अगर आपने वोल्टेज को बेस बनाया है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या करंट कैपेसिटर में वोल्टेज से लीड करेगा? बिल्कुल करेगा। अब दूसरा सवाल, कैपेसिटर किस वाइंडिंग में लगा है? कैपेसिटर तो लगा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, तो क्या ऑक्सिलरी वाला करंट मेन वाइंडिंग वाले करंट से ऊपर नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि मेन वाइंडिंग में तो क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो, मेन वाइंडिंग में तो इंडक्टर लगा है, लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपके पास एक कैपेसिटर भी है। तो ये मैं सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं भाई, दिस इज जस्ट अ मेथड टू रिमेंबर, ठीक है, वरना बहुत सारे फेजर, बहुत सारे डायग्राम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो ये कौन सा फ्लक्स हुआ, ये हुआ ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फेज। ये कौन सा फेज हुआ, ये हुआ मेन वाइंडिंग का फेज। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको रिजल्टेंट करंट देगा। इतना आप ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के फेजर में देख चुके हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपने अपनी मोटर में एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा दिया तो ये ओवरहेड क्रिएट करेगा, ये आपके मोटर की कॉस्ट को बढ़ा देगा, ध्यान रखिएगा ये बात, ओके फाइन। अच्छा, ये मोटर आप क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। अब की बार आप दो कैपेसिटर यूज करते हो, एक तो वही पुराना स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा रनिंग कैपेसिटर। एक कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करता है और एक कैपेसिटर मोटर को रन करता है, बाकी सब काम वही है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। अब यहां पर देखो लॉजिक क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप जानते हो, दिस इज 1/2 पाई सी, राइट भाई, 2 पाई एफ सी। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 पाई एफ सी। या मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दैट यू आर यूजिंग। अब जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, भाई मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए, अगर आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए तो बहुत लार्ज करंट ड्रॉ करना है। अगर करंट ज्यादा रखना है बेटा तो एक्सी की वैल्यू कम होनी चाहिए। भाई अगर इंपिडेंस या रिएक्टेंस कम होगा तभी तो आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको एक्सी की वैल्यू कम रखनी है तो मुझे बताओ क्या सी की वैल्यू ज्यादा नहीं रखनी पड़ेगी? इसका मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर में किसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप इमेजिन करो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे सेमेस्टर एग्जाम्स में तो आधा पन्ना भर जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। और कोई भी मैं बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हर चीज फंडामेंटल फिजिक्स और फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट से ही समझा रहा हूं, कोई भी मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं बनाई। अब आपकी मोटर चलने लगी, आपने स्टार्ट कर लिया, जिस समय आप मोटर रन कर रहे हो तो स्टार्टिंग के कंपैरिजन में तो कम लाइन करंट चाहिए, राइट। अगर कम लाइन करंट चाहिए इसका मतलब एक्सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, अगर एक्सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो सी की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब रन करने के लिए जो कैपेसिटर आप यूज कर रहे हो ये उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो अब आपको आई गेस दोनों लॉजिक समझ में आ गए, क्यों सी एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्यों सी आर की वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट। चलो अपनी लास्ट मोटर पे जाते हैं, शेडेड पोल मोटर। देखिए जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे तब आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अभी प्लेन थ्योरी बहुत सिंपल डायग्राम है, जैसा आपने नॉर्मल डायग्राम पढ़ा हुआ है बिल्कुल वही डायग्राम है, बस यहां पर आप एक शेडिंग कॉइल का इस्तेमाल करते हो। शेडिंग कॉइल क्या है मैंने लिख दिया है, ईच पोल इज स्लॉटेड ऑन द साइड्स, ये राइट, एंड अ कॉपर रिंग इज फिटेड ऑन द स्मॉलर पार्ट। ये जो आपको डार्क रंग का दिख रहा है ना, ये आपकी कॉपर रिंग है, ये दीज आर दी कॉपर रिंग्स, ठीक। इस पार्ट को हम शेडेड पोल बोलते हैं, और ये रिंग एक सिंगल टर्न के फॉर्म में होती है, मतलब ऐसा कोई छल्ला नहीं लगाते, रिंग इस कॉपर से आप एक रिंग, एक कॉइल वूंड करके रिंग बना देते हो, इसीलिए हम इसको शेडिंग कॉइल कहते हैं, ठीक। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मोटर का। तो ये था आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, राइट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन और सिंगल फेज में अंतर क्या है? सबसे पहले आप 3 फेज सप्लाई यूज करते हो 3 फेज मोटर में, सिंगल फेज सप्लाई यूज करते हो सिंगल फेज मोटर में, ठीक। 3 फेज सप्लाई यूज कर रहे हो तो 3 फेज वाइंडिंग चाहिए, यहां पर आप 2 वाइंडिंग यूज करते हो, एक स्टार्टिंग के लिए एक रनिंग के लिए।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, आपको कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं लगानी पड़ती। यहां पर जब आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हो तब ये सेल्फ स्टार्टिंग हो पाती है। ठीक, पावर फैक्टर अभी फर्स्ट ईयर में आपको उतना जरूरी नहीं है ये वाला पॉइंट, बट फिर भी जान लीजिए लगभग 1 के आसपास होता है, इसका हाफ मतलब 0.5 के आसपास होता है। ठीक है ना। टॉर्क की अगर बात करें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हाई टॉर्क डेवलप होता है और प्रॉपर लोड हैंडलिंग होती है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज के कंपैरिजन में लगभग 60 to 65% टॉर्क होता है। राइट, सिंस आपके पास हायर टॉर्क है, बेटर लोड है, तो इसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, इसकी खराब नहीं होती, लेकिन थ्री फेज से थोड़ी कम होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हो, और ये वहां यूज करते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे अपने घरों में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, सीलिंग फैंस वगैरह में भी यू कैन यूज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको याद ना करना पड़े, राइट, सिर्फ सर्किट डायग्राम याद कर लो, बाकी पॉडकास्ट की तरह भी सुनोगे तो आराम से 7 नंबर का क्वेश्चन सेमेस्टर में कर पाओगे। राइट, चलो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर के साथ। 2 और क्लासेस एंड योर फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल विल बी कंप्लीट। तो it takes a lot of effort to make these lectures, a lot of hard work, so please support the channel. सारा कंटेंट फ्री है, we have not we have kept all the first year videos free, कोई मेंबर ओनली वीडियो नहीं है, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक द वीडियोस। अगर आप लाइक करते हो वीडियो को तो ट्रेंडिंग बेटर होती है, कंटेंट आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा है, बिकॉज व्यूज आर गुड, बट मेनी ऑफ यू आर जस्ट व्यूइंग इट एंड नॉट लाइकिंग इट। तो प्लीज लाइक द लेक्चर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर के साथ। टेक केयर।